स्टार्ट रिकॉर्डिंग। अभी अभी इसका मैं शेयर, अभी देखो तुमको मैं शेयर कर रहा हूँ, तुमसे हो रहा है क्या? क्या लिख रहा है? दिस वीडियो इज अब देखो हो रहा है क्या? एक मिनट में तुमको देता हूँ। नहीं यार, वो सेम लिंक है, मत क्लिक कर रहने दे। मेरे को इसको वही करना पड़ेगा, पब्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, अब देख। क्लिक कर इसमें। हाँ, प्राइवेट ही दिख रहा है। मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओ। हाँ बोलो ना। 20 से 25 मिनट। जाने दे, छोड़, अपन मैसेज करते हैं। आई थिंक जूम पे ज़्यादा बेटर होगी। ये तुमको भेजा मैंने, जूम वाला। ठीक है, भेज लिंक अभी। मैं भेजा था लिंक, तुमसे सबको बोल दो ज्वाइन करने के लिए, ठीक है? अरे वो अपन पास में था, हर्षवर्धन को भेजा मैंने। और ये उसके बाद में चिरायु, ठीक है, सबको भेज देता हूँ। हाँ, लिस्ट, वो लिस्ट ओपन कर। देखो, हर्षवर्धन को भेज दिया, चिरायु। नहीं, मैं म्यूट कर देता, रुक जा। अब नहीं आ रहा ना? साकेत चांडक, ऋषिकेश, उसके बाद में आदर्श, तानिया, फिर आदर्श, और ये हर्षवर्धन, भाविका, दिव्यांशी, आयुष। भाविका नहीं है, तुमने भाविका को कॉल किया क्या? भाविका नहीं है। आपने तो नंबर तो सेंड किया था भाविका को? नहीं नहीं। तो नहीं। और दिव्यांशी, आयुष। दिव्यांशी, आयुष। दिव्यांशी से बात हो गया? हाँ। आयुष कौन है? देशमुख। और वरद। हाँ, भांगे। हाँ ठीक है, और साकेत हो गया। और चिरायु हो गया। हाँ,
और आदर्श भी हो गया, हाँ। तीनों तो यहाँ का ही है। हाँ। समृद्धि नहीं थी। भव्या हाँ भव्य। और बस हो गया। ठीक है, चलो ज्वाइन करो आपसे। बाकी इनको बुलाऊंगा। सुनना, ये छोटी वाली चेयर ले लो ना अपनी। ये हटाना अभिषेक, ये चेयर्स ना हटा कर दे सब ना। मेरे से चालू है ना क्या? मीटिंग। हाँ सिर्फ तुम्हारे इस पे रहना चाहिए। तो ये कुछ मालूम पड़े अटक रहा क्या, कुछ वैसा प्रॉब्लम आ रहा क्या? और नानी कैसे है? अभिषेक चेयर बटन से ना गेट वेट से बंद कर दी। इसमें से ना मुस्कान, आयुष आ गया, दिव्यांशी आ गई, हर्ष आ गया। एक सेकंड में मीटिंग क्या? कोई पेज और पेन लेके नहीं आएगा आप लोग? पेज पेज ले ले बटा 3-4। क्यों यार ज्वाइन नहीं हो रही है? 1 2 3 4 5 5 लोग इसमें ऑनलाइन में है। ऑनलाइन में टोटल कितने थे अपने? एक तो भव्या को करना है। हाँ। भव्या को फोन लगाओ। कौन कौन नहीं है इसमें से? तानिया, तानिया, भव्या। अंजलि आहूजा को फोन लगाओ। सर नंबर नहीं है। तुमको दिया था ना? सर अच्छा, मेरे पास है। अरे मीटिंग ज्वाइन करो। हम्म। तानिया आ गई। भव्या नहीं उठाई ना? और कौन है इसमें जो नहीं आया? ऑफलाइन में। तुम्हारा मीटिंग ऑन हुआ क्या? तुम्हारा फोन ओपन करो। भव्या को फोन लगाया क्या आपने? हाँ, लवेश तुम्हारे से मीटिंग ऑन करो। हो ही नहीं है इसके लिए। और क्या है? और कौन है बाहर का? आदर्श। आदर्श है। तो आदर्श को लगाओ फोन। ईशिका का तो मैसेज आ गया, उसका नेटवर्क नहीं है। आयुष हो गया, हर्ष हो गया, नैना। आदर्श बच रहा है इसमें। बैठो बैठो बैठो। आदर्श बच रहा है इसमें। और
भांगे भांगे नहीं आया, बस आदर्श और भांगे दो ही बचते हैं। मीटिंग ज्वाइन करना आदर्श, भांगे, भव्य और अंजलि। इसका लग गया होगा। कौन? कौन था ये? आदर्श। आदर्श ना, ठीक है। भांगे, भव्य और अंजलि। भांगे से बात हुई क्या? भांगे के लोगों ने फोन? हाँ। क्या दिख रहा है स्क्रीन पे? ये एयर सर्वर दिख रहा है क्या? है ना? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। नहीं, आपको नहीं करना, वो सिर्फ एक टेस्टिंग के लिए है। और मीटिंग में पूरा क्या हुआ? और सॉरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग हुई नहीं ना? नहीं, मुश्किल है। और नहीं ओके शायद हेलो, हाँ। नहीं, वो प्रेजेंटेशन को लेके डिस्कस करना था कि कैसे प्रेजेंट करना है, क्या एग्जाम्स में कैसे प्रेजेंट करना है, वो मेन डिस्कशन था। रिकॉर्डिंग एक्चुअली लाइव है वो, इसलिए रिकॉर्डिंग का इशू आ रहा है उसमें, नहीं तो पहले हम वही ट्राई कर रहे थे। ठीक है, चलो देखते हैं ना कैसा क्या बाद में। अभी तो बाहर हो ना आप, ठीक है ना? अभी आप देखो 20-25 मिनट की मीटिंग है मैक्सिमम। अभी स्टार्ट हो रही है 5 मिनट्स में। अगर आप ज्वाइन करोगे, मान लो या करने का रिक्वेस्ट करोगे अगर, तो ये नंबर पे कॉल कर देना, तो मैं आपको एडमिट कर दूंगा। चलो डन, वी कैन स्टार्ट। एयर सर्वर दिख रहा है ना? डन। आपके पास हेडफोन नहीं है? आप वहाँ से वॉल्यूम कम कर दो। सो सभी लोग अपने अपने माइक अनम्यूट कर लीजिए। ऑल द ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स अपने अपने माइक अनम्यूट करके सिर्फ गुड इवनिंग करके बोलिए, सो दैट हम लोगों को पता चले कि सब लोगों को सुनाई दे रहा है। गुड ये- इवनिंग सर। ठीक है, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, ओके। सो सभी को सुनाई दे रहा है ना? कोई ऐसा है जिसको नहीं सुनाई दे रहा है तो मेरे को मैसेज कर दो, व्हाट्सएप पे कर दो, यहाँ कर दो, ठीक है, सो दैट वी कैन फाइंड द इशू। ये इंटरेक्शन पूरा अनम्यूट ही रहेगा, ठीक है? तो कुछ भी अगर डाउट रहा या कुछ पूछना है तो आप विद इन द मीटिंग पूछ सकते हो। कोई भी अगर बोलेगा मीटिंग में कुछ पूछना है करना है तो अपना नाम लेके प्लीज़ बोलना। मीटिंग विल स्टार्ट इन 2 to 5 minutes।
Done. So good evening. So basically this meeting has been kept for a discussion in regards to the descriptive papers mainly. Descriptive papers mainly. ठीक है. So we have two descriptive papers. One is accounts, other one is BLBCR. ठीक है. Now ये दो पेपर में मेरे को बेसिकली जब मैं पेपर्स चेक कर रहा हूँ, मैंने बहुत सारे लोगों के पेपर चेक किए, बहुत सारे स्टूडेंट्स के पेपर चेक किए, तो मुझे कुछ कॉमन मिस्टेक्स इसमें दिख रही है और मेरे कुछ बहुत ही अच्छे सजेशंस हैं इन पेपर को लेके, जिसमें आप हाई मार्क्स स्कोर करना आपके लिए इजी रहेगा. नाउ इसमें जो डिस्क्रिप्टिव पेपर में हमको डिस्कशन करना है, सबसे पहले हमको डिस्कशन करना है बिजनेस लॉज में. ठीक है. अब इसमें सर हम तैयारी कैसे करें? बहुत सारे लोगों को बिजनेस लॉज में दिक्कत जाती है. मैंने बहुत देखा है बिजनेस लॉज में प्रॉब्लम्स बहुत सारे फेस होते हैं. ठीक है. तो प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस होते हैं? सबसे पहले लोगों को प्रॉब्लम फेस होता है लैंग्वेज का. ठीक है. बिजनेस लॉज में मैंने सर्टिफाइड कॉपीज भी कुछ देखी है, मैंने एग्जामिनर कमेंट्स पढ़े हैं ICAI के, उसमें ये बहुत बड़ा कमेंट है कि बच्चों की लैंग्वेज, मतलब जो इंग्लिश है, जो ग्रामर है, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है. तो से फॉर एग्जाम्पल शुभम गुड बॉय या फिर शुभम इज अ गुड बॉय. नाउ विच इज अ राइट सेंटेंस? राइट सेंटेंस कौन सा है? राइट सेंटेंस है सेकेंड वाला, शुभम इज अ गुड बॉय. बहुत सारे बच्चे ये इज अ खा जा रहे हैं, एग्जाम में ये इज अ नहीं है, तो इंग्लिश बहुत टूटी फूटी लग रही है. वर्ड्स जो यूज करे हुए हैं वो, जैसे ये गुड बैड, ये सब टेक्निकल वर्ड्स नहीं है, ये पर्सनल लैंग्वेज है. टेक्निकल वर्ड्स स्पेसिफिकली बिजनेस लॉज में बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हमको ऐसा लगता है कि बिजनेस लॉज में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, विच इज लैंग्वेज. सेकेंड बिग प्रॉब्लम इन बिजनेस लॉज इज एलोबरेशन. पीपल आर नॉट एबल टू एलोबरेट द आंसर. ये क्या कर रहे हैं, हमने जो नोटिस किया है कि मैक्सिमम दे आर राइटिंग देयर प्रोविजंस इन 4 लाइन्स, 4 to 5 लाइन्स में प्रोविजंस खत्म कर रहे हैं और डायरेक्टली कंक्लूजन के ऊपर जंप कर रहे हैं. ठीक है. कोई फैक्ट्स ऑफ द केस नहीं, कुछ नहीं. सो ये इलॉबरेशन एक सेकेंड बड़ा इशू यहाँ बन जाता है. थर्ड है कंटेंट रिमेम्बरिंग. ये एक तीसरा बड़ा इशू होता है बिजनेस लॉज में कि हम कंटेंट याद ही नहीं रख पाते कि कंटेंट है क्या. मतलब सेक्शन 43, सेक्शन 42, ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के है, ये आपको पता ही नहीं क्या है, आपको याद ही नहीं आ रहे. आपको पता है बट एग्जाम में आपको याद नहीं आ रहा है, टेस्ट में आपको याद नहीं आ रहा है. ये एक बहुत बड़ा इशू यहाँ पे होता है. और फोर्थ और सबसे नॉट लास्ट बट फोर्थ इंपॉर्टेंट इशू जो हमको फेस हुआ ये है कि बच्चों को कंटेंट पता है बट दे आर नॉट एबल टू अप्लाई द कंटेंट. सो अप्लाई द कंटेंट इज द फोर्थ बिग इशू. नाउ वी नो दैट बिजनेस लॉज में हमको 100 में से 60 मार्क्स मिनिमम लेके आना है. ठीक है. और अकाउंट्स में हमारा टारगेट है अराउंड 65 to 70 मार्क. ये दो हमको अचीव करने ज़रूरी है ताकि हमको जो MCQs में जो प्रॉब्लम कभी कभी आता है कि मैथमेटिक्स में स्पेसिफिकली कि हमको समझ ही नहीं आया क्वेश्चन क्या है या नेगेटिव मार्किंग है. ठीक है. तो वो सबसे हमारा एग्रीगेट अटकना नहीं चाहिए. ठीक है. तो ये 2 सब्जेक्ट में स्कोर करना जरूरी है क्योंकि इसमें मार्क्स आपके हाथ में है, क्योंकि ये MCQ नहीं है, डिस्क्रिप्टिव है, आपको प्रेजेंट करना है अपने आप को. अभी यहाँ पे एक बहुत बड़ा इशू है, कोई भी लेक्चरर या कोई भी ऑनलाइन लेक्चरर इस पे ध्यान नहीं देता है. वो ध्यान देता है कंसेप्ट समझाने में. कंसेप्ट तो समझ गया, उसको लिखूँ कैसे, क्योंकि एग्जाम में तो लिखना पड़ेगा. अब इस पे मेरे को डिस्कशन करना है, इसका यही मेन पर्पज़ है इस मीटिंग का. ठीक है. नाउ सबसे पहले मैं एक एक करके इशू पे चलता हूँ. मेरा ऐसा मानना है कि हमको बिजनेस लॉस, अभी हम लोग जितने भी इस मीटिंग में हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन, ठीक है, जिनके सारे टेस्ट हो चुके हैं लॉ के, जिनके BL के सारे टेस्ट हो चुके हैं, ठीक है, उन लोगों को रेगुलरली क्या करना चाहिए? यू हैव टू डिवोट रेगुलरली, लिख लो अपने पास में, यू हैव टू डिवोट रेगुलरली 1/1.5 आवर्स. ठीक है. इसमें करना क्या चाहिए अपने को? इसमें अपने को करना चाहिए सेक्शंस का पूरा मैपिंग. जैसे कि सबसे पहले वी हैव टू स्टार्ट विद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मैं चालू कर रहा हूँ. अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर मेरे पास में 5 से 6 यूनिट है. ठीक है. मेरे को क्या करना चाहिए? यूनिट वाइज मेरे नोट्स बनाने चाहिए.
बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस नोट्स को। मेरे को यूनिट 1 करके मैं मेरा इंडेड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मेरा यूनिट 1 करके मैं मेरा नोट्स बनाऊंगा। अब यूनिट 1 में कितने सेक्शंस है, सबसे फर्स्ट पेज नोट्स का क्या रहेगा, सेक्शन नंबर और उनका नाम। तो वो बेसिकली समरी हो गया कि यूनिट 1 में कितने सेक्शंस है और उनके नाम क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप इज समरी। ये जो समरी है, ठीक है, ये लिखने से क्या होगा, आप सेक्शन नंबर बार बार याद कर सकते हो। एग्जाम के अंदर अगर आप बिजनेस लॉज में सेक्शन नंबर लिखोगे तो भरपूर मार्क्स मिलेगा। अगर सेक्शन नंबर नहीं लिखोगे तो मार्क्स की कटौती बहुत ज़्यादा आईसीआई कर रहा है। पिछले 2-3 अटेम्प्ट में हमने नोटिस किया है कि सेक्शन नंबर सीए फाउंडेशन में नहीं लिखने से बहुत मार्क्स कट रहा है, क्योंकि आईसीआई के एक रिप्रेजेंटेटिव ने ये बोला हुआ है कि सीए फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट है और 4 में से भी आधे सब्जेक्ट में हमने सेक्शंस दिए हैं। अकाउंट में सेक्शन नहीं है, बीसीआर में सेक्शन नहीं है, मैथ्स और इकोनॉमिक्स बीसीके में सेक्शन का सवाल ही नहीं उठता। सेक्शन है सिर्फ बीएल में। अगर हम वो भी नहीं लिखेंगे तो हम लिखेंगे क्या फिर? अगर आप सेक्शन नंबर सीए इंटर या सीए फाइनल में नहीं लिख रहे तो समझ में आता है, लेकिन सीए फाउंडेशन में तो सेक्शन नंबर कंपलसरी है। तो ये समरी सेक्शन नंबर आपके लर्न होंगे, फर्स्ट चीज़। सेकेंड क्या करना है, रोज के अपने को 3 सेक्शन पकड़ने हैं। ठीक है, से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में सेक्शन नंबर 1, 2 और 3 हमने आज पकड़ा। अभी आपको पता है कि जो सेक्शंस है ना, सेक्शंस एक क्लस्टर्स में है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे सेक्शन नंबर 42, सेक्शन नंबर 43, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के 2 सेक्शन है। ये दोनों आपस में मिले जुले सेक्शंस हैं, करेक्ट है। तो ये जो सेक्शंस आपस में मिले जुले हैं ना, इनको आपको एक दिन में लेना है। ऐसा आप बोलते हो सर सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 2 और सेक्शन नंबर 3, ये तीनों के प्रोविजंस आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो इन तीनों को आपको एक दिन पे करना है। अभी करना क्या है, हर सेक्शन में आप नोटिस करोगे 4 से 5 इंपॉर्टेंट लाइन्स है। 4 से 5 इंपॉर्टेंट लाइन्स है। उन इंपॉर्टेंट लाइन्स को आपको उस आपके नोट्स के रजिस्टर पे आपको लिख लेना है। सेक्शन नंबर 1 उसके 4-5 इंपॉर्टेंट लाइन्स क्या है, वो भी हो सके तो बुलेट फॉर्म में लिखो ताकि आपको और क्लियरली वो समझ में आए। सेक्शन नंबर 2 उसके 4-5 इंपॉर्टेंट लाइन, सेक्शन नंबर 3 उसके 4-5 इंपॉर्टेंट लाइन। ठीक है, ये लिखने से क्या होगा ना, आपका जो लैंग्वेज का इशू है वो रिजॉल्व होगा, क्योंकि आपने लिख के कर लिया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको सेक्शन जो है, आपको जो नोट्स बनानी है, आपको इम्पोर्टेंट 5 to 6 लाइन या 4 to 5 लाइन्स ऑफ ईच सेक्शन आपको बनानी है। ठीक है, ये रोज आपको इस नोट्स पे टाइम डिवोट करना है ताकि एग्जाम के 1.5 दिन के अंदर भी आपके लिए पढ़ना इजी हो जाए। और जब आपको सेक्शन आए एग्जाम में, कोई क्वेश्चन आए, कोई केस स्टडी आए बड़ी वाली, तो आपको समझ में आएगी इस सेक्शन में मेरे को क्या 4-5 लाइन डालना है, ताकि मेरा पेपर भी टाइमली कंप्लीट हो और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एग्जामिनर को कमेंट हो पूरा मालूम पड़ जाए। इससे फोर्थ बेनिफिट अपने को क्या होगा कि जब हम ये सेक्शंस का नोट्स बनाएंगे तो हमको क्लैरिटी आएगा कि कौन सा सेक्शन कब यूज़ करना है। इसके लिए भी ये नोट्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ये नोट्स आपको रेगुलरली बनाने हैं, रोज के 3-4 सेक्शन, ताकि एग्जाम तक आपका जो बिजनेस लॉज है वो पूरा आपके कंफर्ट में आ जाए। अब जो एक सबसे बड़ा जो रिकमेंडेशन मैं कर रहा हूँ बिजनेस लॉज को लेके, वो आप अपने पास में जरूर लिख लो और इसी तरीके से एग्जाम में आपको प्रेजेंट करना है। आपको क्या करना है, मान लो एक केस स्टडी एग्जाम में आया, अब उस केस स्टडी में आप सेक्शन नंबर 42 लगा रहे हो और 43 लगा रहे हो। ठीक है, काय का, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। तो आपको क्या करना है, इसको आपको ट्री डायग्राम में लगाना है। जैसे कि आप प्रोविजंस लिख रहे हो तो आप आंसर में हेडिंग डालो प्रोविजंस। देखो आपका जो बिजनेस लॉज के आंसर होते हैं ना, केस स्टडी के आंसर, वो किस फॉर्मेट में होते हैं मैं आपको वो बता देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, पैराग्राफ 1 होता है प्रोविजन, सेकेंड होता है फैक्ट्स ऑफ द केस। आपको यही फॉलो करना है और किसी ने कुछ बोला होगा तो फॉलो नहीं करना है। और थर्ड होता है कंक्लूजन। चलो ठीक है, अब इसमें सबसे पहले मैं आता हूँ फैक्ट्स ऑफ द केस पे। बहुत बच्चे क्या करते हैं, भर के फैक्ट्स लिखते हैं। आपको सारे फैक्ट पूरा की पूरा क्वेश्चन कॉपी पेस्ट नहीं करना है। फैक्ट्स ऑफ द केस के केवल इंपॉर्टेंट जो 4-5 फैक्ट्स है आपको वो ही लिखना है। ठीक है, और कंक्लूजन जो है ना, बहुत लोग 1 लाइनर कंक्लूजन लिखते हैं कि सामने वाला गिल्टी है या नहीं है, बस ऐसे लिख दिया, मिस्टर राहुल इज गिल्टी। ठीक है, या मिस्टर राहुल का वो सेल जो है उसको सेल माना नहीं जाएगा। ऐसा नहीं करना है, आपको अवॉइड करना है 1 लाइनर कंक्लूजन। लिख दो वहाँ पे, अवॉइड 1 लाइनर कंक्लूजन। आपको क्या करना है, अपने कंक्लूजन को फैक्ट्स ऑफ द केस के साथ में मिक्स करना है कि क्योंकि इस केस में ये हुआ था, ठीक है, और ऊपर दिए गए प्रोविजन के हिसाब से ये करना था, इसके लिए ये जो बंदा है वो गिल्टी है। ऐसा आपको पूरा कंक्लूजन देना है। 1 लाइनर कंक्लूजन आपको अवॉइड करना है। ये आपका फैक्ट्स ऑफ द केस हो गया। ठीक है, और अब आता हूँ मैं प्रोविजन के ऊपर। अब प्रोविजन के ऊपर एक सेपरेट डिस्कशन है।
ये बहुत ही मैं आपको बहुत ये मेरे को ऑल इंडिया इनडायरेक्ट टैक्स में टॉपर था, मेरे को 90 मार्क आया था 100 में से CA फाइनल में. द मेन रीजन वॉज माई प्रेजेंटेशन. आई एम टेलिंग यू वेरी गुड थिंग अबाउट CA फाउंडेशन BL बिजनेस लॉस का प्रेजेंटेशन ऑफ प्रोविजंस. कैसे प्रेजेंट करना है, अगर मान लो सेक्शन 42 और 43 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, 42 और 43 की बात कर रहा हूँ. अब सेक्शन 42 43 में आपको कैसे प्रेजेंट करना है, आप है ना सेक्शन 42 यहाँ पे लिख दो पहले. ये आपका फर्स्ट सेक्शन 42 आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 42 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. ठीक है, फिर आपको क्या करना है, आपको ट्री बनाना है. ठीक है, अब ये ट्री में आपको पता है कि सेक्शन 42 में आपको 4-5 लाइन पता है, 3-4 लाइन 4-5 लाइन 3-4 लाइन्स आपको पता है कि आपको क्या लिखना है. उन 3-4 लाइन्स को ना ऐसे लिख दो, यहाँ पे एक लाइन, यहाँ पे एक लाइन और यहाँ पे एक लाइन. ठीक है, दिस इज वन वे ऑफ प्रेजेंटेशन. ठीक है, ट्री में. सेकेंड वे ऑफ प्रेजेंटेशन इज बुलेट्स. बट आई पर्सनली फील, मैंने जितनी भी सर्टिफाइड कॉपीज इंटर की, फाइनल की और फाउंडेशन की देखी है, मेरे हिसाब से ये जहाँ पे हो सके ना फाउंडेशन में ये ट्री डायग्राम अगर आप बनाओगे ना, आपको भर भर के मार्क्स मिलेंगे. ठीक है, वो आपकी लैंग्वेज का जो प्रॉब्लम है ना, वो कहीं ना कहीं हाइड हो जाएगा. वो आपकी लैंग्वेज देखेगा नहीं, वो आपका कंटेंट देखेगा. अगर आप पैराग्राफ में लिखोगे ना तो उसका ध्यान लैंग्वेज और ग्रामर पे जाएगा. ठीक है, अगर आप ट्री डायग्राम में लिखोगे ना तो उसको रेलेवेंट कंटेंट मिल जाएगा, तो इससे आपका टाइम भी बचेगा और रेलेवेंसी भी पूरी हो जाएगी. तो ऐसे आपको ट्री बनाना है. एंड देन यहाँ पे आप लिखो सेक्शन नंबर अकॉर्डिंग टू, मान लो आपको उस पर्टिकुलर केस स्टडी में 2 सेक्शन लगाने हैं, एक 42 लगाना है और एक 43 लगाना है. तो यहाँ पे लिखो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43, ठीक है, ऑफ सो एंड सो एक्ट. ठीक है, देन इसका ट्री बना लो. डन, ये आपके प्रोविजंस हो गए. अब यहाँ पे आप लिखो फैक्ट्स. ठीक है, फैक्ट्स ऑफ द केस आप पैराग्राफ में लिख लो और कंक्लूजन को भी आप पैराग्राफ में लिख लो. इस तरीके से यू शुड प्रेजेंट योर आंसर CA फाउंडेशन में बिजनेस लॉज में. आपको बहुत मार्क्स मिलेगा. ठीक है, अभी मैं बात करता हूँ, अगर ये कौन से क्वेश्चंस की बात है बच्चों, जो क्वेश्चंस केस स्टडी बेस्ड हैं, तो जनरली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, ठीक है, सोगा में, इवन कंपनीज एक्ट में, ठीक है, केस स्टडी आता है. LLP में नॉर्मली 1 लाइनर क्वेश्चन आ जाते हैं, उसमें आपको नॉर्मल बुलेट प्रेजेंटेशन या पैराग्राफ फॉर्म में लिखो. लेकिन जहाँ पे केस स्टडी आया ना, वहाँ पे आप ट्री डायग्राम प्रेजेंटेशन करोगे ना, आपको एग्जाम में मार्क्स मिलेगा, क्योंकि आपका रेलेवेंसी दिखेगा वहाँ पर. ठीक है, अभी बिजनेस लॉस को लेकर मेरे को एक ये बोलना था. सेकेंड, अगर आप नोट्स बनाओगे, अब जब आप रेगुलरली, जैसे मैंने बोला कि आपको नोट्स बनाने हैं, तो आपको क्या करना है, आपने जो नोट्स, मान लो 21 तारीख से आप नोट बना रहे हो, 21 को आपने नोट बना लिया, उसके बाद में 22 को आप नोट बना रहे हो. ठीक है, जैसे मैंने बोला 3-3 4 सेक्शन रेगुलरली करने हैं, तो आपको 22 को जब नोट बनाओगे ना, तो 21 में जो बनाया था उसको एक बार क्विक रिवाइज कर लो. ठीक है, फिर 23 को बना रहे हो, अगली 23 को जब बनाओगे ना, तो 21 और 22 की रिवाइज कर लो. इस तरीके से क्या होगा, आपका बिजनेस लॉस रोज का 1 से 1.5 घंटा रिवाइज होता रहेगा. एग्जाम में जाके आपका बिजनेस लॉस का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. मेरे को ये सब चीज़ बिजनेस लॉस में बोलनी थी, स्पेसिफिकली प्रेजेंटेशन को लेके. जो जहाँ तक बात एलॉबरेशन की और उसकी है, वो आपकी इससे सॉल्व हो जाएगी. अब लास्ट जो चीज़ है वो ये है कि हाउ टू अप्लाई द कंटेंट ऑन द केस स्टडीज, हाउ टू डिटरमाइन दैट कौन सा सेक्शन लगाना है. उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इफेक्टिव चीज़ यही है कि आप केस स्टडी को ध्यान से पढ़ो, केस स्टडी का रीडिंग बराबर करो, उसमें चाहे तो अंडरलाइंस करो क्वेश्चन के अंदर कि क्या क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है वो जो क्वेश्चन मांग रहा है. और आप जब सेक्शन की नोट बना रहे हो, वो नोट की पूरी अंडरस्टैंडिंग लो कि भाई वो सेक्शन नंबर में क्या प्रोविजन है और वो सेक्शन नंबर कब यूज़ करना है. और इसमें एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है बर्ड्स आई व्यू. जब आपका पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, तो आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के सारे सेक्शंस जो है, जो आपने नोट्स बनाई हैं, उनको आपको पूरी ब्रॉड वे में रिवाइज करनी है. तो उससे आपको पता चलेगा, आपके पास में पूरी चेन रहेगी कि ठीक है, सेक्शन नंबर 1 जो है वो अब इस टाइम पे लगाना है, 2 इस टाइम पे लगाना है, 3 इस टाइम पे लगाना है, 4 इस टाइम पे लगाना है. ऐसा आपको पूरा क्लैरिटी मिलना चाहिए. अभी पता है बच्चों को इसमें क्लैरिटी ही नहीं है कि कौन सा सेक्शन कब लगाना है. उन्होंने पढ़ सब कुछ लिया, बट एक सिस्टमैटिक फ्लो नहीं है सेक्शंस का. ये नोट्स के थ्रू क्या होगा, एक सिस्टमैटिक फ्लो आएगा कि सेक्शन टू सेक्शन कैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट कैसे फ्लो हो रहा है. फिर आपको याद आएगा कि ठीक है, यूनिट 1 में ये टॉपिक्स कवर्ड है, यूनिट 2 में ये टॉपिक्स कवर्ड है. फिर आपको समझ में आएगा ये केस स्टडी किस यूनिट का है. ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको करनी चाहिए. तो सबसे की पॉइंट्स हमने बिजनेस लॉज में क्या डिस्कस किए,
ये लिख लो लास्ट में की पॉइंट्स हमारे डिस्कशन के। की पॉइंट्स क्या थे? फर्स्ट की पॉइंट था प्रिपरेशन ऑफ नोट्स। प्रिपरेशन ऑफ नोट्स ये आप कल से स्टार्ट कर देना। सेकेंड की पॉइंट क्या था? प्रेजेंटेशन ऑफ आंसर्स। और थर्ड की पॉइंट क्या था? बर्ड्स आई व्यू ऑफ ईच यूनिट ऑफ ईच चैप्टर। These 3 points are very important। ठीक है, ये हमने अभी डिस्कस कर लिया। नाउ मेरा डिस्कशन जो मुझे इस मीटिंग को अरेंज करना था वो मेजरली बिजनेस लॉ से था। अब मेरा मोस्ट डिस्कशन खत्म हो गया। नाउ अकाउंटिंग में मेरे को कुछ डिस्कशन करना है। अकाउंटिंग में व्हेन इट कम्स टू सीए फाउंडेशन कुछ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स बोलो या जो पेपर चेक करते हुए हमको जो रियलाइज हो रही है वो बोलो, वो मैं आपको यहाँ पे लिखा देता हूँ एज एन एग्जामिनर कमेंट। सबसे पहले when it comes to CA foundation your entry should be proper। जैसे कि मान लो मैं एंट्री पास कर रहा हूँ बाय कैश टू सेल्स। बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, इसको बाय और टू खा जा रहे हैं। CA फाउंडेशन में ये अलाउड नहीं है, CA इंटर तक चल जाएगा। अभी आपको पूरा लिखना चाहिए बाय कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, ऐसा पूरा आपको लिखना चाहिए। फिर बच्चे नरेशन नहीं लिख रहे, नरेशन जरूरी है। उसके अलावा वन लाइनर नरेशन अवॉइड करना है, नरेशन 2 लाइन्स का होना चाहिए अनलेस वो बहुत ही बेसिक एंट्री है। अब ये एंट्री का कोई नरेशन 1 लाइनर ही होगा, बीइंग कैश रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स। लेकिन कुछ एंट्री ऐसी होती है जिसमें डेटर और क्रेडिटर इन्वॉल्व होते हैं, वहाँ पे 2 लाइनर नरेशन लिखोगे ना तो वो चेकर पे इंप्रेशन शो करेगा। 2 लाइनर नरेशन वो भी आप लिख दो कि 2 लाइनर नरेशन आपको ट्राई करना है। ठीक है, उसके बाद में मैंने देखा बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर जो है वो बराबर नहीं लिख रहे एग्जाम में। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे आंसर करके लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मार्जिन में लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 2A ऐसा लिख देते हैं। नहीं, आपको आईसीआई में कैसा फॉलो करना है, पेज के टॉप हेडिंग पे टॉप में लिखना है ऐसा क्वेश्चन नंबर 2A और एक अंडरलाइन करनी है और फिर आपका आंसर यहाँ से फ्लो होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा कोई पैटर्न फॉलो नहीं करना है और क्वेश्चन नंबर सही होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलता है। ये हो गया। इसके अलावा अकाउंट्स के अंदर मैं देख रहा हूँ बहुत बच्चे ना पेंसिल से टेबल ड्रॉ करते हैं या पेंसिल से वो जो भी क्राफ्ट करते हैं वो सब नहीं करना, इतना टाइम नहीं है अपने पास में। अपने को सब चीज़ पेन से करनी है। ठीक है, एंड यहाँ पे स्पेसिफिकली लिख दो डोंट यूज स्केल टू ड्रॉ लाइन्स। अपने हाथ से लाइन खींचो, टाइम बचेगा। ठीक है, क्लियर है, डन। नाउ इसके अलावा अकाउंट से मेरे को यही बोलना था, बाकी आपकी एंट्री टैली होना चाहिए, अकाउंट टैली होना चाहिए। ठीक है, वो सब आपको पता है। कुछ एग्जाम रूल्स में आपको बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट आईसीआई के एग्जाम रूल्स, ये भी नोट डाउन कर लो। सबसे पहला, सिर्फ ब्लैक पेन यूज़ करना है, यूज़ ब्लैक पेन ओनली। ठीक है, और वो भी आपका होना चाहिए बॉल पेन। ठीक है, अभी ये जो ब्लैक पेन का मैं बात बोल रहा हूँ ये आपको आज ही से आप इसको यूज़ करना चालू कर दो ताकि आपका जो राइटिंग स्पीड है उस पेन के ऊपर बैठ जाए। ठीक है, ऐसा मत करो कि कभी कोई पेन से लिख रहे हो कभी कोई पेन से लिख रहे हो। उसके अलावा डोंट लीव ब्लैंक पेजेस इन मिडल ऑफ योर आंसर शीट। मतलब क्या होता है, कभी कभी हम लोग करते हैं ना कि क्वेश्चन नंबर 2A लिख दिया, उसके लिए स्पेस छोड़ दी, फिर आगे बढ़ गए और वो स्पेस छूटी भी है और पेपर सबमिट कर दिया आपने। आईसीआई के रूल्स के हिसाब से द चेकर विल नॉट चेक रिमेनिंग क्वेश्चंस। जहाँ चेकर ने ब्लैंक पेज देख लिया उसके लिए वो पेपर वही खत्म हो गया, अनलेस आपने ब्लैंक पेज का स्क्रैच किया हो तो चलेगा। ठीक है, उसके बाद में थर्ड रूल क्या है, ऑब्वियसली टाइमिंग आपको सबको पता है। ठीक है, आपको वहाँ पे पेपर में अगर आप कुछ अंडरलाइन कर रहे हो या कुछ लिख रहे हो, ठीक है, तो आपको इन्वेजिलेटर के सामने नहीं करना है, क्योंकि एज पर आईसीआई रूल्स यू कैन नॉट राइट ऑन क्वेश्चन पेपर। तो थोड़ा सा वो बच के आपको करना है। हम लोग को सभी को लिखना पड़ता है या अंडरलाइन करना पड़ता है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा आपको बच के करना है। ठीक है, उसके अलावा फोर्थ इंपॉर्टेंट रूल ये है
कि मान लो आपने क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट किया, ठीक है, तो इसका ABCD जो है वो एक साथ में होना चाहिए। आप ये नहीं कर सकते कि आपने पहले क्वेश्चन नंबर 2A किया, फिर आपने 3B करा, फिर आपने 2C किया, ऐसा नहीं कर सकते, ये अलाउड नहीं है ICAI में। अलाउड क्या है कि एक क्वेश्चन आपने स्टार्ट किया तो उसके सारे सब पार्ट आपको बैक टू बैक करने हैं। अब हाँ, उसमें ये कर सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 1D पहले कर रहे हो, फिर 1C कर रहे हो, फिर 1B कर रहे हो, वो चलेगा, ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस को मिक्स नहीं कर सकते। सब क्वेश्चंस आप ऊपर नीचे कर सकते हो, ये भी बहुत बच्चों को पता नहीं होता है, ठीक है। तो अकाउंट्स में मेरे को ये बातें करनी थी। इसके बाद में व्हेन इट कम्स टू MCQ टॉपिक्स, ठीक है, MCQ टॉपिक में सबसे पहला मेरे को लगता है कि एलिमिनेट योर आंसर्स। ये जो एलिमिनेट योर आंसर्स वाला टॉपिक है ना, ये स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है व्हेन इट कम्स टू BBCK के अगर MCQ कर रहे हो तो एलिमिनेट करो, डोंट फाइंड द राइट आंसर, फाइंड द रॉन्ग ऑप्शंस, सो दैट जो बचेगा वो राइट ऑप्शन बचेगा, ठीक है, ये बहुत हेल्प करेगा आपको। उसके अलावा when it comes to mathematics, only attempt sure shot questions। ये तो आपको सभी लोग बोलते होंगे क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी एग्जाम में है, ठीक है, अवॉइड नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। इसके बाद में थर्ड और लास्ट पीस ऑफ एडवाइस ये है कि आप जब मैथ्स का पेपर सॉल्व करोगे और आपका आंसर एग्जैक्टली उन 4 ऑप्शन में से नहीं आ रहा है, तो आपको ये देखना है कि व्हाट इज द नियरेस्ट ऑप्शन। हो सकता है मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कर ली हो, कुछ डेसिमल मिस्टेक्स कर ली हो, तो अगर आप नियरेस्ट ऑप्शन को टिक करते हो तो दैट विल बी अ गुड स्ट्रेटजी, ठीक है। अभी ये कब करना है, जब आपके पासिंग के भी टिक नहीं हुए, ठीक है। अगर मान लो आपने अच्छे खासे टिक कर दिए, ठीक है, और फिर आप बाद में आगे के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, तो फिर नियरेस्ट ऑप्शन का भी टिक नहीं करके मैं तो बोलूँगा कि सेफ रह के सिर्फ श्योर शॉट आंसर करना तो बेस्ट है। इसके लिए मेरे को ऐसा लगता है CA फाउंडेशन में पास होने के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है BL BCR एंड अकाउंट्स, क्योंकि वहाँ आप मार्क्स खींच सकते हो। क्योंकि MCQ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम CA फाउंडेशन में ये है कि नेगेटिव मार्किंग है, तो एकदम श्योर शॉट ही काम होगा, कुछ किंतु परंतु 19-20 कुछ नहीं होगा। डिस्क्रिप्टिव में तो आप 19-20 लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको एकदम एक्यूरेट चाहिए रहेगा, तो उसमें फिर हमको नेगेटिव मार्किंग नहीं लगेगी, ठीक है। तो ये हमारा MCQ को लेके डिस्कशन था। उसके अलावा जो सोर्सेज है, ठीक है, पढ़ाई के सोर्सेज जो है मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। मई 2018 से टिल डेट आपको सारे RTP करने हैं, आपको सारे MTP करने हैं, आपको सारे सजेस्टेड आंसर करने हैं। MTP और जो भी चीज़ इसमें ICAI के बोझ नॉलेज पोर्टल पे अवेलेबल अगर नहीं है तो गूगल करके आपको मिल जाएगी। ICAI बोझ नॉलेज पोर्टल /गूगल, ठीक है। ये इसके जो क्वेश्चंस है वो जनरली एग्जाम्स में आते हैं रिपीटेटिव, ठीक है। उसके अलावा सेकंड क्या है कि ICAI का जो स्टडी मैट है, ICAI स्टडी मैट, ठीक है, इसमें जो पीछे के एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं वो पूरे करने चाहिए। एक्सरसाइज क्वेश्चंस, ठीक है, प्लस यू हैव टू डिराइव योर ओन क्वेश्चंस स्पेसिफिकली BL BCR में, ठीक है, कि क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि हर सेक्शन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो आप देखो कि इस सेक्शन के ऊपर जो मैंने आपको बोला था ना कि एक प्रॉब्लम आता है ये देखने में कि भी कंटेंट को अप्लाई कैसे करें, कौन सा सेक्शन कौन सी केस स्टडी का है, वो ज़्यादा रिजॉल्व कब होता है, जब आप सेक्शन को उस एंगल से पढ़ो कि ये सेक्शन के ऊपर क्वेश्चन क्या बनेगा, और उस क्वेश्चन को वहाँ पे लिख के रखो कि व्हाट इज द पॉसिबल केस स्टडी विच कैन बी फॉर्म्ड ऑन दिस पर्टिकुलर सेक्शन। तो यू हैव टू डिराइव योर ओन क्वेश्चंस, ठीक है। उससे क्या होगा, आपको सेक्शन से क्लैरिटी और अच्छे से आएगी। बट ये जो मैंने सोर्स लिखाया है मई 18 से अभी तक का, ये जनरली रिपीटेटिव होता है और एग्जाम के अंदर 30-40 मार्क के क्वेश्चन इसमें से आते हैं,
व्हेन इट कम्स टू डिस्क्रिप्टिव। एमसीक्यू में बीईबीसीके के लिए आईसीआई का स्टडी मटेरियल जितनी बार पढ़ोगे, ठीक है, बीईबीसीके के अंदर आईसीआई का स्टडी मटेरियल, आईसीआई स्टडी मैट एग्जाम के पहले कम से कम 2 से 3 बार आपका पढ़ के हो जाना चाहिए, ठीक है, ताकि आप इसमें जो है एग्जाम के अंदर अपने ऑप्शन सही टिक कर पाओ। उसके अलावा आईसीएआई बोझ नॉलेज पोर्टल पे जो भी एक्स्ट्रा स्टफ अगर कुछ अवेलेबल है बीईबीसीके के लिए, तो वो भी आप यहाँ पे देख लेना चाहिए। आईसीएआई बोझ नॉलेज पोर्टल विजिट कर लेना चाहिए कि कोई एनेक्चर आया, कोई बुक आई है या कोई लिंक है, तो वहाँ पे जाके भी कंटेंट, बिकॉज बीईबीसीके में जनरल क्वेश्चंस आते हैं अराउंड 10 मार्क के कम से कम, ठीक है, जो कि आपको स्टडी मटेरियल में नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो या तो आप वही टिक करो जब आपको आता है, तो ये आप छोड़ सकते हो, बट इन एनी केस जनरल क्वेश्चंस जो है वो आपके अंडरस्टैंडिंग पे होंगे, उसका कोई थंब रूल नहीं है बेसिकली। बाकी जो बीएम एलआर और एस है, इसमें ना कोई भी स्ट्रेस लेने का नहीं है। जो स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट है वो बहुत ईजी होता है, ठीक है, और बहुत ईजी टू मैनेज होता है, केवल फॉर्मूले लगाने हैं और आंसर निकल जाता है। स्टैटिस्टिक्स में आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। देयर आर कुछ 3-4 चैप्टर्स विच आर ट्रबलसम, ठीक है, और कुछ बच्चों के लिए ज़्यादा होते हैं जिनको मैथ्स समझ लो एकदम डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा, उनके लिए ज़्यादा रहेंगे। ये 3-4 चैप्टर्स जो है ना, मैंने मेरे अटेम्प्ट में जब सीपीटी था उस टाइम पे भी ये फॉलो किया था, और मैंने नॉर्मली नोटिस किया है कि आप इनको ज़्यादा ध्यान अगर नहीं दोगे तो ज़्यादा बेटर है। अगर आप इनको इग्नोर करके चलोगे तो भी आप एग्जाम के अंदर 75 to 80 मार्क का पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है, और आपको उसमें केवल अपना मार्क्स लेके आना है, ठीक है। तो आई डोंट थिंक ये जो चैप्टर्स आपको ट्रबल करते हैं, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं रिग्रेशन नहीं समझ रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो उस पर इतना टाइम इन्वेस्ट करके कोई मतलब नहीं है। एग्जाम के अंदर 100 के 100 मार्क थोड़ी आएगा उसका, जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो अपन इग्नोर कर सकते हैं। अल्टीमेटली जो बचे हुए क्वेश्चन है उन पर ज़्यादा टाइम देके अपन परफेक्ट आंसर निकाल सकते हैं ना। एमसीक्यू का एक फ़ायदा ये है कि चेकर का कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है, या तो 1 मार्क है या 1 मार्क भी नहीं है, या तो 1 मार्क है या नेगेटिव है, 2 ही चीज़ उसके अंदर है। तो आपको ये बेटर रहेगा कि जो चैप्टर्स आपको आते हैं बीएम एलआर और एस में, एलआर भी बहुत ईजी है, कोई खास वो नहीं है, इसमें जो चैप्टर्स आपको आते हैं उनको इतना अच्छे से करो कि उसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको आना चाहिए। तो आपकी स्ट्रेंथ को और इम्प्रूव करो rather than working on your weaknesses in सब्जेक्ट नंबर अपना BMLRS, ठीक है। क्योंकि ये 3rd वाला सब्जेक्ट जो है ना, इसमें मैंने ऐसा नोटिस किया है कि वो जो 3-4 चैप्टर है उस पर कितना भी दिमाग लगा लो, वो कहीं ना कहीं अपने सर के ऊपर रहते हैं जिनको मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं है। अभी वैसे आपको पता होगा कि ये जो सब्जेक्ट है BMLR और S, इसका आगे CA के कोर्स में कोई यूज़ नहीं है, ठीक है, ये सब्जेक्ट यहीं पे खत्म हो जाता है, इसका CA में आगे कोई यूज़ नहीं है। सिर्फ यूज़ एक ही चीज़ का CA में है, वो है स्टेट्स, ठीक है, थोड़ा बहुत स्टेट्स के ही फॉर्मूले आपको आगे काम आएंगे, मीन मीडियन वाले, बाकी आपको कोई इसका काम नहीं है, तो वो छोड़ के भी आपको आगे CA के करियर में प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। सो दिस वॉज अवर एंड ऑफ डिस्कशन, जो मेरे को डिस्कस करना था। अगर किसी को कुछ डाउट है तो आई विल कीप इट ओपन, ठीक है, अगर डाउट है तो आप मेरे को पूछो अपना माइक अनम्यूट करके, एंड आई विल रिजॉल्व द डाउट। मैंने चारों सब्जेक्ट पे पूरा डिस्कशन कर दिया, मेरे को जो डिस्कस करना था। कुछ भी डाउट है तो जो कभी पूछ लो। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा एकदम क्विक, बाद में कुछ डाउट समझ में आया तो हमारा कॉल सही जहाँ पे हम लोग बात करते हैं वहाँ पे आप इंडिविजुअल डिस्कस कर सकते हो। मैं कोई इंपॉर्टेंट डाउट रहेगा तो बाकी सबको भी वो फॉरवर्ड कर दूंगा। एंड आई थिंक 1 नवंबर से ICAI का मॉक टेस्ट चालू हो रहा है फॉर द अपकमिंग अटेम्प्ट, ठीक है। सबका अपना अपना एग्ज़ाम का तैयारी है। बहुत सारे लोग ऐसे जिनके टेस्ट ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाले हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके टेस्ट शायद 5 या 10 नवंबर तक ख़त्म होंगे। जब भी टेस्ट ख़त्म होंगे आई विल गिव यू अ डेट्स फॉर CA फाउंडेशन फुल सिलेबस। वी आर गोइंग टू टेक बोथ द मॉक टेस्ट, ठीक है। नवंबर के दिसंबर के एग्ज़ाम के दोनों सीरीज़ के मॉक टेस्ट हम लोग लेने वाले हैं, ठीक है। सो दिसंबर बोथ मॉक वी विल टेक, एंड इन दोनों मॉक की जो डेट रहेगी, ठीक है, वो मैं कम्युनिकेट कर दूंगा, ठीक है। सो डेट्स विल बी कम्युनिकेटेड टू यू
एंड टेस्ट उसी डेट्स पे होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी स्टूडेंट्स के लिए फ्लेक्सिबल प्लान नहीं होगा व्हेन इट कम्स टू द फुल सिलेबस टेस्ट। तो मैं दोनों सीरीज़ जो मैं मॉक टेस्ट के देने वाला हूँ उसके डेट्स मैं जल्दी आपको कम्युनिकेट कर दूंगा, ठीक है। डन। सो आई एम एंडिंग द मीटिंग। एनी डाउट अगर कुछ रहा तो मेरे को व्हाट्सएप पे सेंड करो। डन। सर हाँ पीपीए में लाइंस बनाना ज़रूरी है क्या? क्या पीपीए में जो लाइंस बनाना है वो ज़रूरी है क्या? किसमें पीपीए में अकाउंट्स में, लाइंस बना मतलब जो भी अकाउंट्स बना रहे हैं उसके। हाँ फाउंडेशन में जरूरी। सर अगर अपने पेज को हाफ में फोल्ड करके अकाउंट बनाए